चलिए ध्यान दें, शांति बनाओ। चलिए सुनिए ध्यान से, हम लोग पिछले क्लास में जो चल रहे थे, पांडवों को करना है सेन डायनेस्टी। तो तेजी में फटाफट हम लोग चलेंगे कि सेन आपका सीधा सीधा तुरंत निकल जाए। सेन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं मेन लक्ष्मण सेन, विजय सेन, और लास्ट आप देखेंगे किसके समय भागेगा, बख्तियार खिलजी के समय कौन होगा। तो सेन के समय ध्यान दीजिए लक्ष्मण सेन। तो मेन आपको देखना है संस्थापक कौन होंगे, सामंत सेन। तो नीचे लिख दीजिए सेन वंश। डैश तक लिखो, डैश तक लिखे बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में 11वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, 11वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक सेन वंश का शासन रहा। 11वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक सेन वंश का शासन रहा, सेन वंश का शासन रहा। चलिए नीचे हेडिंग दे दो, सामंत सेन, हेडिंग सामंत सेन। चलिए सुनना है, पहले बार सुनते जाओगे फिर लिखाएंगे, फिर एक बार अंतिम में बार में करेंगे क्लियर। सामंत सेन के बारे में हम लोग ध्यान दें कि सेन वंश का संस्थापक कौन था, सामंत सेन। लेकिन ये बहुत स्वतंत्र शासक नहीं है, इसने अपनी राजधानी पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम आपको हम पिछले क्लास में भी बोले थे, लखनौती। और ये लखनौती बंगाल का एक जिला है, नदिया, नदिया जिला का नाम है, आज नदिया जिला है, और वही जगह का नाम कौन है, लखनौती। वहीं सामंत सेन ने अपनी राजधानी को बनाया। सामंत सेन स्वतंत्र शासक नहीं, सामंत सेन के बाद उसी का बेटा हेमंत सेन शासक बनता है, लेकिन हेमंत सेन भी कोई बहुत विशेष काम नहीं किया। हेमंत सेन का बेटा है विजय सेन, वह वास्तविक संस्थापक है किसका, सेन वंश। तो सेन वंश के संस्थापक बोलेगा तो सामंत सेन, वास्तविक संस्थापक विजय सेन। विजय सेन किसका बेटा है, हेमंत सेन का। सामंत सेन के बाद राजा कौन बना, हेमंत सेन। लेकिन हेमंत सेन का कोई वर्ग का जरूरत नहीं है, तो नीचे लिख दीजिए जल्दी से सामंत सेन, नीचे डैश लिखिए। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन था, सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था, सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। नीचे डैश लिखिए, सामंत सेन ने अपनी राजधानी, सामंत सेन ने अपनी राजधानी लखनौती ब्रैकेट में नदिया को बनाया, जिला का नाम नदिया है, लखनौती ब्रैकेट में नदिया को बनाया, नदिया को बनाया। नीचे डैश लिख दीजिए, सामंत सेन का बाद उसका बेटा, सामंत सेन के बाद उसका बेटा हेमंत सेन शासक बना, सामंत सेन के बाद उसका बेटा हेमंत सेन शासक बना। बोलो ये लोग स्वतंत्र शासक है क्या, नहीं स्वतंत्र शासक नहीं थे। सामंत सेन और हेमंत सेन स्वतंत्र शासक नहीं थे। चलिए तेजी में समझे। अब मेन राजा आएगा कौन, विजय सेन। तो नीचे हेडिंग दे दो पहले विजय सेन और कलम रखो विजय सेन। चलिए ध्यान दीजिए, विजय सेन बहुत ही महत्वपूर्ण राजा है, और आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि बताओ सेन वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, विजय सेन। जैसा कि नाम है विजय, तो इसने कई विजय भी किया, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और विजय सेन शैव धर्मावलंबी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बंगाल में ये अंतिम हिंदू स्वराज है, इसके बाद हिंदू शासक भी बंगाल में नहीं आएंगे, तो इसलिए अंतिम पूछेगा कि बंगाल का अंतिम लक्ष्मण सेन वो अंतिम हिंदू शासक होगा, फिर उसके बाद कोई हिंदू राजा नहीं बनेगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, विजय सेन एक बंगाल में जगह है देवपाड़ा, देवपाड़ा में उसका एक अभिलेख भी है, जिस अभिलेख में उसके विजय अभियान का उल्लेख है। क्वेश्चन पूछेगा देवपाड़ा अभिलेख किसका है, विजय सेन। देवपाड़ा अभिलेख में किसके विजय का वर्णन है, विजय सेन का। और वहीं उसने शिव का एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया जिसको प्रद्युम्नेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। तो बताओ प्रद्युम्नेश्वर मंदिर किन भगवान को समर्पित है, शिव भगवान को। इसने अपनी राजधानी चुके पूरे बंगाल क्षेत्र बांग्लादेश तक अधिकार किया, इसीलिए इसकी राजधानी दो रही, एक बांग्लादेश में और एक पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश में इसकी जो राजधानी है उसका नाम है विक्रमपुर, और पश्चिम बंगाल में विजय सेन ने एक शहर बसाया विजयपुर। इसकी राजधानी, अब ध्यान रखो नदिया जिला नहीं है, इसकी दो राजधानी है, एक विजयपुर और एक विक्रमपुर। विजयपुर कहां है, पश्चिम बंगाल, विक्रमपुर कहां है, बांग्लादेश। इसने देवपाड़ा अभिलेख में अपने विजय अभियान का उल्लेख किया, और इसमें विजय का उल्लेख इसके दरबारी कवि ने किया। तो अच्छा क्वेश्चन आता है, विजय सेन का दरबारी कवि कौन था, उमापतिधर। इसके दरबारी कवि का नाम क्या है, उमापतिधर। इसी ने देवपाड़ा अभिलेख में इसके विजय का वर्णन किया है। तो प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण कहां है, देवपाड़ा। देवपाड़ा कहां है, पश्चिम बंगाल में। तो नीचे लिख दीजिए, लिखिए विजय सेन पहला स्वतंत्र शासक था, विजय सेन सेन वंश का पहला स्वतंत्र शासक था, विजय सेन सेन वंश का पहला स्वतंत्र शासक था, सेन वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। नीचे डैश लिख दीजिए, सेन वंश का वास्तविक संस्थापक, सेन वंश का वास्तविक संस्थापक विजय सेन था, सेन वंश का वास्तविक संस्थापक विजय सेन था, वास्तविक संस्थापक विजय सेन था। नीचे डैश देखिए, विजय सेन ने अपनी दो राजधानी बनाई, अपनी दो राजधानी बनाई, अपनी दो राजधानी बनाई। नीचे फर्स्ट पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में विजयपुर, पश्चिम बंगाल में विजयपुर। सेकंड बांग्लादेश में, बांग्लादेश में विक्रमपुर, बांग्लादेश में विक्रमपुर। नीचे डैश लिख दीजिए, विजय सेन के दरबारी कवि उमापतिधर थे, विजय सेन के दरबारी कवि उमापतिधर थे, उमापतिधर थे। नीचे डैश देखिए, विजय सेन के विजय अभियान का उल्लेख, विजय सेन के विजय अभियान का उल्लेख, विजय सेन के विजय अभियान का उल्लेख इसके दरबारी कवि, इसके दरबारी कवि उमापतिधर ने, उमापतिधर ने देवपाड़ा अभिलेख में किया है। देवपाड़ा अभिलेख अंडरलाइन कर ले, उमापतिधर ने देवपाड़ा अभिलेख में किया है। क्वेश्चन आएगा कि देवपाड़ा अभिलेख में किसके विजय अभियान का उल्लेख है, तो आंसर होगा विजय सेन का।
नीचे स्थान लगा के डैश लिख दो। देवपाड़ा में विजय सेन ने प्रदुमनेश्वर मंदिर जो शिव का मंदिर था, प्रदुमनेश्वर मंदिर का निर्माण किया जो शिव का मंदिर था, चलिए नीचे अब दो और पढ़ना है, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। नीचे हेडिंग दे दीजिए बल्लाल सेन। पूरा लिख दोगे, एक बार और सुन लोगे, बस क्लियर हो गया तुम्हारा। बल्लाल सेन, चलिए ध्यान दीजिए। बल्लाल सेन के बारे में हम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि बल्लाल सेन का बिहार में भी कुछ क्षेत्र था जिसको कर्नाट वंश का राजा ने जीता था, याद है सबको, और इसीलिए केवल बंगाल में ही केंद्रित रहा, और बंगाल का पुराना नाम क्या था, गौड़, और इसीलिए इसने गौड़ेश्वर की उपाधि धारण किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस राजा ने अपने को गौड़ का शासक कहा, तो बल्लाल सेन ने गौड़ेश्वर की उपाधि धारण किया। इसने कुछ पुस्तक लिखे हैं, पुस्तक का नाम है दान सागर, अद्भुत सागर और बल्लाल चरित्र। अपना किताब स्वयं लिखा है बल्लाल सेन ने, बल्लाल चरित्र। किताब का नाम कौन है, दान सागर। क्वेश्चन देगा दान सागर कौन लिखा, बल्लाल सेन। बल्लाल सेन ने एक और काम किया, जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को बंगाल में इसने बढ़ाया। इसने कहा कि देखो, ये चूंकि कई लोग कहते हैं कि सेन वंश ब्राह्मण लोग थे, इसीलिए बल्लाल सेन ने क्या क्या कहा कि क्षत्रिय ये सब जो है ये आगे में नहीं है, कुलीन नहीं, क्षत्रिय को छाट दी, और कहा कि ब्राह्मण जो है और वैसे है ये सभी कुलीन में आते हैं, अच्छे घराने से आते हैं, क्षत्रिय कुलीन नहीं। और एक नया टेक्नोलॉजी इसने शुरू किया जिस प्रथा का नाम क्या है, कुलीन प्रथा। क्वेश्चन देगा बंगाल में जाति प्रथा को किसने बढ़ाया, बल्लाल सेन। जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को बल्लाल सेन ने बंगाल में बढ़ाया। तो नीचे लिख दीजिए बल्लाल सेन के, बल्लाल सेन नीचे डैश लिखो। बल्लाल सेन ने गौड़ेश्वर की उपाधि धारण किया, बल्लाल सेन ने गौड़ेश्वर की उपाधि धारण किया। गौड़ेश्वर की उपाधि धारण किया। नीचे स्टार लगा के डैश लिखिए बल्लाल सेन ने दान सागर, बल्लाल सेन ने दान सागर, अद्भुत सागर और बल्लाल चरित पुस्तक की रचना किया। अद्भुत सागर और बल्लाल चरित पुस्तक की रचना किया। ये सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए, ये भी ध्यान रखना कि इस समय फिर भाषा कौन है, संस्कृत। अभिलेख में सेन वंश ने हिंदी का पहला प्रयोग सेन पर किया है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट बात सेन से संबंधित है। हाँ, देवपाड़ा हिंदी में है, इसलिए पूछा जाएगा, सुन लो, पहली बार हिंदी में अभिलेख किसने लिखा, तो सेन वंश ने। ध्यान रखना, हिंदी में पहला अभिलेख कौन लिखेगा, सेन। संस्कृत में पहला अभिलेख रुद्रदामन, शक शासक, याद है सबको, तो ये हिंदी के लिए मेन फेमस है। चलिए नीचे डैश तक लिख दो स्टार लगा के। बल्लाल सेन ने बंगाल में जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को विकसित किया। जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को विकसित किया। जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को विकसित किया। चलिए नीचे हेडिंग दे दो लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन, चलिए ध्यान दीजिए, लक्ष्मण सेन के बारे में जरा ध्यान दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्मण सेन ने परम भागवत की उपाधि लिया, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इसके परम भागवत का मतलब विष्णु। एक राजा और था जो अपने को परम भागवत कहा था, चंद्रगुप्त द्वितीय, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अपने को परम भागवत कहा और लक्ष्मण सेन ने भी अपने को परम भागवत कहा। तो परम भागवत इसने उपाधि लिया और इसने फिर से अपनी राजधानी कहां बनाया, लखनौती। ये लखनौती राजधानी है जो नदिया जिला में है। इसके दरबार में दरबारी कवि जयदेव थे। ऐसे कई और विद्वान थे जिनके पुस्तक आपसे पूछा जाएगा। जयदेव का पुस्तक कौन है, गीत गोविंद। क्वेश्चन पूछा जाएगा गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है, जयदेव। दूसरा पवन दूत, ये पुस्तक के लेखक है धोई। पुस्तक के लेखक कौन है, धोई। और उल्टा क्वेश्चन देगा, पवन दूत पुस्तक के लेखक धोई किसके दरबार में थे, लक्ष्मण सेन के। ब्राह्मण सर्वस्व एक पुस्तक है जिसके लेखक है हलायुध, ये भी लक्ष्मण सेन के दरबार में है। और लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश भी हलायुध थे। हलायुध से दोनों क्वेश्चन पूछता है, एक तो ब्राह्मण सर्वस्व, अब देखो किताब का नाम है कि ब्राह्मण ही सब कुछ, ब्राह्मण सर्वस्व। तो ब्राह्मण सर्वस्व पुस्तक के लेखक कौन है, हलायुध। और लक्ष्मण सेन के समय न्यायाधीश कौन थे, हलायुध। और एक और आपका है जिसका नाम है श्रीधर दास, इनका पुस्तक का नाम है सुदुक्ति कर्णामृत। अब ध्यान दीजिए, सुदुक्ति कर्णामृत इनका पुस्तक है। तो ये चार ऐसे मेन विद्वान हैं जो लक्ष्मण सेन के दरबार में। और यही लक्ष्मण सेन के समय आपको ध्यान रखना है 1302 ईस्वी में, ध्यान दीजिए 13 लिखिए, ध्यान दें, हम लोग अभी डेट कब चल रहे हैं तो आपका याद होगा 1198 के बाद हमला हुआ तो 1203 ईस्वी में, तो 1202-3 ईस्वी में बंगाल पे हमला हुआ। और इस समय आपको याद होगा कर्नाट वंश पे हमला हुआ, लेकिन उसने गिफ्ट शिफ्ट देके और बख्तियार खिलजी को लखनौती मोड़ दिया। और लखनौती में बंगाल का शासक कौन है, लक्ष्मण सेन। वो डर से बांग्लादेश भाग गए। और इस प्रकार बंगाल में शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, लक्ष्मण सेन। आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल में शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन है, लक्ष्मण सेन। अब जल्दी से आपको बताना है पूरी बात, सुनो ध्यान से तेजी में। सेन डायनेस्टी में मेन ध्यान रखना है सामंत सेन, हेमंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। बस हो गया, बोलो जी नाम याद हुआ सबको, एक नजर बस सुनो, बस खत्म। सेन वंश में दिमाग में बैठाओ, लक्ष्मण सेन, हेमंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन और सामंत सेन, हेमंत, विजय, बल्लाल, लक्ष्मण। फिर से पाला, सामंत, हेमंत, विजय, बल्लाल, लक्ष्मण। तेजी में सब पर दो लाइन। सामंत सेन सेन वंश का संस्थापक है और इसकी राजधानी लखनौती नदिया में है। इनका बेटा है सामंत सेन का बेटा कौन है, विजय सेन। ये वास्तविक संस्थापक है, पहला स्वतंत्र राजा है। विजय सेन याद आ रहा है, विजय सेन पे और एक लाइन जल्दी बताइए। तो विजय सेन के बारे में हम लोग देखें कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दो राजधानी बनाए। इसके दरबार में एक दरबारी कवि है और हम लोग देखें कि इसका एक अभिलेख भी है, देवपाड़ा अभिलेख। और देवपाड़ा अभिलेख से हमको ज्ञात होता है इसका विजय अभियान। इसने प्रदुमनेश्वर मंदिर का भी निर्माण देवपाड़ा में किया जो शिव से संबंधित मंदिर है, याद आ गया सबको। बल्लाल सेन गौड़ेश्वर की उपाधि लिया, गौड़ेश्वर माने गौड़ शासक का प्रधान है। इसके बाद बल्लाल सेन ने और क्या देखे, तो इसका मेन एक किताब बड़ा इंपॉर्टेंट कौन है, बल्लाल चरित्र। और
तो एक मेन इनके पुस्तक हो गए। और लक्ष्मण सेन में आपने देखा कि मेन दरबारी कवि कौन है, तो जयदेव। जयदेव का किताब कौन है, गीत गोविंद। इसके समय एक न्यायाधीश भी है, कौन है, और उसका पुस्तक ब्राह्मण सर्वस्व, बंगाल का हिंदू शासक है। इसी के समय किसका आक्रमण है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण है, जिसके कारण लक्ष्मण सेन लखनऊ छोड़ दिया। इसकी राजधानी कहां है, लखनऊ। ये लाइन क्लियर है सबका, लिख दीजिए फटाक से, और एक बार पढ़ोगे तो सेन कंप्लीट रहेगा। नीचे लिख दीजिए, लक्ष्मण सेन ने परम भागवत की उपाधि धारण किया। लक्ष्मण सेन ने परम भागवत की उपाधि धारण किया। लक्ष्मण सेन ने परम भागवत की उपाधि धारण किया। नीचे देखिए, इसकी राजधानी लखनऊ था। इसकी राजधानी लखनऊ था, लखनऊ था। नीचे स्टार आके लिख दीजिए, इसके दरबार में इसके दरबारी कवि जयदेव थे। इसके दरबारी कवि जयदेव थे, जिसने गीत गोविंद पुस्तक की रचना किया। जयदेव थे जिसने गीत गोविंद पुस्तक की रचना किया। सब समझते थे, गीत गोविंद पुस्तक की रचना किया। नीचे डैश लिख दीजिए, लक्ष्मण सेन के न्यायाधीश, लक्ष्मण सेन के न्यायाधीश हलायुध थे। हलायुध, लक्ष्मण सेन के न्यायाधीश हलायुध थे, जो ब्राह्मण सर्वस्व पुस्तक लिखे। ब्राह्मण सर्वस्व पुस्तक लिखे, ब्राह्मण सर्वस्व अंडरलाइन कर देगा, ब्राह्मण सर्वस्व पुस्तक लिखे। नीचे डैश लिखो, पवन दूत पुस्तक की रचना, पवन दूत पुस्तक की रचना धोई ने किया। पवन दूत पुस्तक की रचना धोई ने किया, धोई ने किया। नीचे डैश लिख दीजिए, सुदक्ति कर्णाभृत, सुदक्ति कर्णाभृत, सुदक्ति कर्णाभृत पुस्तक की रचना, सुदक्ति कर्णाभृत पुस्तक की रचना श्रीधर दास ने किया। श्रीधर दास ने किया, श्रीधर दास ने किया। नीचे डैश लिख दीजिए, लक्ष्मण सेन के समय, लक्ष्मण सेन के समय बख्तियार खिलजी का बंगाल पे आक्रमण हुआ। लक्ष्मण सेन के समय बख्तियार खिलजी का बंगाल पे आक्रमण हुआ। बख्तियार खिलजी का बंगाल पे आक्रमण हुआ। बख्तियार खिलजी का बंगाल पे आक्रमण हुआ, जिसमें जिसमें लक्ष्मण सेन बांग्लादेश चले गए। लक्ष्मण सेन बांग्लादेश चले गए, बांग्लादेश चले गए, और ये बंगाल के अंतिम हिंदू शासक हुए। 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 अंतिम हिंदू शासक हुए। चलो सब लोग सुनेंगे, आप दिमाग में बैठाओ। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन, हेमंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन। वर्क के लिए 5 मिनट का एक स्टॉपेज है, बढ़िया से सुनोगे, इसी पर पूरा वर्क चलेगा। देखिए, अब यहां से भारत में मुस्लिम का शासन प्रारंभ होगा, और मुस्लिम में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले भारत में तुर्क मुस्लिम आएंगे, और तुर्क के अंतर्गत ही भारत में पहला डायनेस्टी है गुलाम वंश। गुलाम के बाद खिलजी वंश, खिलजी के बाद तुगलक वंश, तुगलक के बाद सैयद वंश। और ध्यान रखो, लोधी नहीं करना। अभी हम लोग हेडिंग क्या दिया है, तुर्क, तो तुर्क लोधी नहीं है। अब यहां से तुर्क के बाद है अफगान, और अफगान में आएगा लोधी वंश। ध्यान दीजिए, लोधी वंश। फिर अफगान के बाद तुर्क आएंगे, और उनका नाम होगा मुगल वंश। सुनिए ध्यान से। अब बिहार स्पेशल के पढ़ने का जो पैटर्न है उसको ठीक से सुनेगा, क्योंकि जब पैटर्न नहीं समझोगे तो दिक्कत होगी। जब देखोगे कि बहलोल लोधी हेड बनेगा, तो बहलोल लोधी देखेगा कि हम मुस्लिम तो हैं लेकिन अफगानी हैं, और तुर्क मुस्लिम भारत में भरे हुए, और तुर्क मुस्लिमों के द्वारा मुझे कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा। तो उसने अफगानियों को खबर भेजा कि तुम्हारा परिवार के आदमी हेड बना है, आ जाओ इधर। और याद होगा कि टिड्डे की तरह अफगानी भारत आए, और टिड्डे की तरह अफगानी भारत आए तो उसी में अफगान बिहार में भी आए, और वही अफगान में धीरे धीरे देखोगे बढ़ते बढ़ते शेर शाह सूरी तक आए, और पहला बिहारी होंगे जो दिल्ली पर सत्ता अधिकार करे। तो बिहार की कहानी देखो, अफगानों की भी मेन कहानी। बाबर भी जिस समय हमला किया तो उस समय इब्राहिम लोदी भले ही हार जाए, लेकिन जितने भी अब इधर हार गए इब्राहिम लोदी, तो सारे अफगान के लोग बिहार में ही आ गए। इसीलिए लड़ाई उसने लड़ा, और घाघरा की लड़ाई में अफगानों को ही पराजित किया। बाबर भी बिहार आया, और बिहार में जितने के बाद बाबर मनेर शरीफ गया, बड़ी दरगाह में माथा टेका, तो उनकी कहानी भी सुनोगे तो बिहार के स्टेप से ही बाबर। और इसमें अब हम लोगों को समझना है, क्वेश्चन आएगा कि बताओ, बिहार में तुर्क साम्राज्य के संस्थापक, बिहार में अफगान साम्राज्य के संस्थापक, बिहार में मुगल साम्राज्य के संस्थापक, 3 पार्ट हो जाए। अब कहानी को जरा ध्यान से समझेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि तुर्क में गजनबी पहले आ रहे हैं, लेकिन गजनबी का एक ही उद्देश्य है, लूट मार करना, और बिहार तक नहीं आया। मध्य प्रदेश के सेक्टर तक ही लूटा, यूपी के सेक्टर में मथुरा वगैरह लूटा, निकल गए। तो गजनबी का आक्रमण बिहार पर नहीं। जब गोरी का आक्रमण हुआ, तो गोरी का आक्रमण भी मेन इंपॉर्टेंट तराइन की लड़ाई है 1112 में, लेकिन गोरी यहां दिल्ली के क्षेत्र को जीता, और ये दिल्ली के क्षेत्र को जीत करके अपना ही व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक को हेड बनाया। एक व्यक्ति और है हिसाबुद्दीन, उसको इसने नीचे का क्षेत्र दिया कि तुमको जागीर दे रहे, वहां पर देखो। वही हिसाबुद्दीन एक व्यक्ति है जो गोरी के ही सेना का प्रधान है, छोटा, कोई बहुत बड़ा नहीं, और उसी का नाम है बख्तियार खिलजी। अब देखो, बख्तियार खिलजी जो देख रहे हो, इसी ने वहां पे अपना प्रभाव जब जमाया तो इसको यूपी के कुछ सेक्टर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को हमेशा कहा कि हुजूर आप ही मेरा सब कुछ है, हम तो सेना के हेड, आप सबसे हेड, कहिए तो कुछ और जीते, आपको भी कुछ देते रहे। तो उसको तो अपना क्षेत्र देखना था भाई, तुम जीतो जहां जीतना। और यही बख्तियार खिलजी अपना सेना लेके और यूपी के सेक्टर में बढ़ा, और बख्तियार खिलजी पहला बार बिहार पहुंचा। बिहार में इसने सबसे पहला आक्रमण मनेर में किया। और इसमें देखो इंपॉर्टेंट फिर है, बिहार में बख्तियार खिलजी का पहला आक्रमण पटना के मनेर जीतने के बाद तब इसने अपनी सेना के साथ बिहार शरीफ का दौरा किया।
और बिहार शरीफ में उसने अपने क्षेत्र को जीता। पाल वंश के राजा पिछले दिन हम लोग देखे, उसको हटा के उस क्षेत्र को ही अपना राजधानी बना लिया और उदंतपुरी क्षेत्र में ही वो रहने लगा। उसी समय एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जिसका नाम है तबकाते नासरी। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बख्तियार खिलजी पर पुस्तक है तबकाते नासरी, और तबकाते नासरी पुस्तक के लेखक है मिनहाज सिराज। मिनहाज सिराज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस किताब का नाम ध्यान रखना। मिनहाज सिराज लेखक है, किताब का नाम क्या है? तबकाते नासरी। इस पुस्तक में पहली बार उल्लेख किया गया बिहार शब्द का। इसके पहले बिहार कहीं नहीं मिलता। बख्तियार खिलजी जिस समय आया है उस समय हमारे क्षेत्र का नाम बिहार मिलने लगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार नाम पहली बार किस किताब में मिलता? तबकाते नासरी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? मिनहाज सिराज। और इसी किताब में बख्तियार खिलजी के आक्रमण का पूरी डिटेल चर्चा भी किया। अब वो कहा कि भाई पूरा उसी क्षेत्र में रहे, बिहार शरीफ के क्षेत्र में 1198 की बात है, गोरी 92 में नहीं आया। और इसीलिए आपको हम समझाए थे कि 1198 के बाद बिहार में टर्निंग पॉइंट। अब धीरे धीरे बिहार शरीफ के क्षेत्र में जब मजबूत हुआ 2-3 साल में, तो वहां धीरे धीरे पहला काम किया विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पूरा तहस नहस उड़ाया। विक्रमशिला का उदंतपुरी, बिहार शरीफ पे कौन है? उदंतपुरी को पूरा तहस नहस कर दिए। और वही बिहार शरीफ के बगल में नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय को भी पूरा तोड़ दी। अब एक बच्चे ने पिछला क्लास में पूछा कि सर तोड़ क्यों रहे थे? कारण था ये मुस्लिम इस्लाम धर्म से संबंधित, और इस्लाम में एक ही चीज सिखाया गया है कि वर्ल्ड का सबसे अच्छा धर्म इस्लाम है, वर्ल्ड के सबसे बड़े भगवान अल्लाह है, वर्ल्ड की सबसे अच्छी पुस्तक कुरान है। इसके अलावा कोई कुछ कहता है तो गलत है। और जिस समय बख्तियार खिलजी नालंदा में आया तो उसका कान सुनते सुनते पक गया कि सबसे बढ़िया बौद्ध धर्म है, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी नालंदा है, सबसे अच्छी किताब नालंदा यूनिवर्सिटी में है। एक आके तो ठहरो, अच्छा किताब पढ़ लेते हैं। अब बात है समझ में? तो ये जिस धर्म से थे उसका वहां पे उनका धर्म में सर्वोपरि। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बख्तियार खिलजी को इस बात का अभिमान था कि इस्लाम से ज्यादा विद्वान कहीं वर्ल्ड में कोई नहीं है। और बख्तियार खिलजी जब एक बार बीमार पड़ गया तो सारे डॉक्टर जवाब दे दिए कि वो नहीं बचेंगे। तो कुछ लोग सलाह दिए कि हुजूर नालंदा यूनिवर्सिटी के वहां बड़े बड़े वैद्य रहते हैं, उन लोग से सलाह लीजिए। बख्तियार खिलजी कहा कि इस्लाम से ज्यादा विद्वान बहुत हो गया, हमको सलाह देगा ठीक करेगा। लेकिन जब मरनासन हो गया तो लोगों की सलाह से कहा कि ठीक है बुलाओ। नालंदा यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े वैद्य 2-4 को बुलाया गया और बख्तियार खिलजी उनको अपमानित करने का कोशिश किया। बख्तियार खिलजी कहा कि ठीक है हमको बीमार है, देखो उस समय नाड़ी वैद्य चलते थे, नाड़ी देके लोग रूप पकड़ते थे, उस समय आला नहीं चलता। तो नाड़ी वैद्य जो थे वो लोग अपना हाथ टटोले, उसका नब्ज देखे, नब्ज से अंदाज लगाए। बख्तियार खिलजी कहा कि क्या लगता है ठीक होंगे? लेकिन ये भी समझ लो, तुम ये सोच रहा होगा कि तुम्हारा बौद्ध धर्म ठीक है तो हम उसे नहीं मानते। जो है सारा इलाज हमारे कुरान शरीफ में है, ये भी समझ लो। और तुमको हम कुरान शरीफ दे रहे हैं, ये भले अरबी भाषा में लिखा हुआ है, तुमको नहीं समझ में आया, लेकिन तुम अगर विद्वान तब होगे जब हमको बताओ कि मेरे रोग का इलाज कुरान के किस पेज से किस पेज में आयत में लिखा हुआ है, हम उतने पढ़ेंगे। तुम्हारा दिया हुआ दवाई हम नहीं खाने वाले, मर जाएंगे वो सही है, लेकिन इस्लाम इतना भी खराब नहीं है कि बौद्ध विद्वान का दवाई लिखा हुआ खाए। तुम्हारा दवा नहीं खाए, कुरान ले जाओ और अगले दिन बताओ कि पेज नंबर कितना से कितना पढ़े, हमको ठीक होना होगा तो ठीक हो जाएंगे, तो मानेंगे तुम विद्वान हो। सोचो बौद्ध विद्वान को इतना बड़ा कठोर टास्क मिल गया कि दवा नहीं खाएंगे, रोग जान भी रहा है, तो उन लोग बेचारे कुरान ले गए और कुरान ले जाके अगले दिन फिर पहुंचाए और कहे कि पेज नंबर इतना से इतना, सूरा इतना से इतना, आयत इतना से इतना, बस डेली 5 दिन पढ़िए फिर रोज बताइए। 5 दिन डेली पढ़ा उसके कहने के अनुसार कि भाई कुरान है तो पढ़ने में क्या, और 5 दिन पढ़ा तो छठे दिन बख्तियार खिलजी की तबीयत ठीक होने लगी, सुधार। कहा बुलाओ उसको बुलाओ, कैसे हमको ठीक कर दिया, कैसे जाना, तो कुरान जानता भी नहीं हो। तो जब बौद्ध विद्वान आए तो उससे बख्तियार ने पूछा कि तुम कैसे जाना कि आयत में मेरे रोग का इलाज है और हम ठीक कैसे हो गए, हमको ये असर हो रहा है। तो बौद्ध विद्वान कहा हुजूर आपका नंबर छूते ही हमें रोग पता चल गया, और आप जो पेज की बात कर रहे हैं हमें कुरान पढ़ने नहीं आता, लेकिन जान के आपको पेज नंबर से पेज नंबर हम बताए इतना, और मुझे अंदाज था कि हर चौथा 5वां पेज के बाद आप ऐसे करके पन्ना उल्टेंगे तो वहां दवा हम सब नीचे लगा लिए थे, तो आप जब उलटते थे तो अंदर आपका फायदा कर गया, आप जब पन्ना उल्टे तो अंदर फायदा कर गया। तो बख्तियार कहा कि इतना तेज सब है, ये तो इस्लाम को पनपने ही नहीं देगा, आज जाके पहले इसको तोड़ खत्म कर। बात समझिए, तो कारण समझ गया तोड़ने का ना, वो विद्वानों का कर रहा है, विद्वानों की जगह रही है, वो नहीं चाहता था इस्लाम से ऊपर कोई हो जाए, इसके लिए उसने तहस नहस उड़ा दिया। हाँ बोला जाए, विश्वविद्यालय सबसे पहले बताया ना कि महाजनपद काल में ही राजा तक्ष नहीं बनाया। वर्ल्ड में तक्षशिला यूनिवर्सिटी, अरे 6ठी सदी ईस्वी पूर्व चल रहे हैं, 600 ईस्वी पूर्व में तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला जो है ना वो ईस्वी में नहीं है, ईस्वी पूर्व की बात कर, तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड के सापेक्ष में पहला विश्वविद्यालय। चीन में बहुत पीछे है, वहां से लोग पढ़ने जा रहा था ना, बिहार में आ रहा है, तो वर्ल्ड के सापेक्ष में प्रथम चल रहा है तक्षशिला। तक्षशिला का जो स्थापना है वो तक्ष राजा कर रहा है, और किस महाजनपद में? कौन है? कंबोज। और इसलिए वहां पे जो देख रहे हो कंबोज, ध्यान दीजिए, वो कंबोज का तो हटक ना रहे, यहाँ पे महाजनपद गांधार है, गांधार की राजधानी तक्षशिला। तो गांधार महाजनपद का जो पेज है ना ये बहुत ईस्वी पूर्व मतलब पूर्व की काल, हाँ उस सबसे बाद के पेज है। बख्तियार खिलजी अब यहाँ के बाद सीधे जब देखा कि नालंदा तोड़ दिया तो 2-4 साल में सब तहस नहस कर दी। और दुर्भाग्य की बात है कि इतना तहस नहस करने वाले के नाम पर, बख्तियार के नाम पर बिहार का एक जिला है बख्तियारपुर, जो बख्तियारपुर है बख्तियार खिलजी के सम्मान में एक वीआईपी आदमी थे बख्तियारपुर, वहां स्टॉपेज उनका रहा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम सुनोगे, इससे कई बार बीच में चर्चाएं चलती है कि बख्तियारपुर का नाम बदल दिया जाए, तो कई लोग कहते हैं कि फिर योगी मॉडल मत चली, कई लोग मॉडल भी नया दे देते हैं कि नाम बदलने का मॉडल हुआ है। अब सुनो, अब इसी के बाद बख्तियार खिलजी कर्नाटक पे हमला करता है 1302 ईस्वी में, ध्यान दीजिए, और कर्नाटक 1202 में इसने कर्नाटक वंश के राजा कौन है? नरसिंह देव, उस पर हमला किए, हरिसिंह देव है, और उस पर हमला किया, लेकिन उसने क्या किया जल्दी बताइए, उसने क्या किया? इसको उपहार देकर के और मोड़ दिया किधर? लखनौती। और यही 1203 में लखनौती में, अब सोचो इतना फास्ट आक्रमण है कि कहा जाता है कि 500 घोड़ा लेके चला था, और बख्तियार खिलजी इतना फास्ट चला कि केवल 40 घोड़ा इसके साथ रहा, बाकी सब पीछे। 40 घोड़ा लेके केवल आगे आया बस, और अगर उस समय थोड़ा भी लक्ष्मण सेन टिक जाता तो इसके साथ केवल 40 लोग, लेकिन लक्ष्मण सेन वीरता का प्रदर्शन किया, सुना कि हमला हुआ है तो कहा कि तो 40 को तो दिखाने के लिए कि हम निकले, पीछे से बहुत लोग होगा, साइड ही निकलना बढ़िया, और इसलिए उसने लखनौती छोड़ दिया बिना किसी विरोध किए। लखनौती पर आराम से बख्तियार खिलजी का जो है कब्जा हो गया, पूरे बिहार बंगाल के क्षेत्र में, बिहार शरीफ से लेके बंगाल तक के क्षेत्र में कब्जा है किसका? बख्तियार खिलजी। अब बख्तियार खिलजी का यही इच्छा खत्म नहीं हुई, अब इसकी इच्छा हुई कि असम पे हमला करे। असम के राजा पृथुदेव थे, और पृथुदेव ने एक नई रणनीति चला, क्या? जैसे जैसे बख्तियार खिलजी जीत रहा था वो वैसे वैसे पीछे हो रहे थे, लड़ नहीं रहे थे, इसको आने तो अंदर की ओर, तब सही बीच में अब एक नदी आए, अब उस नदी को पार करने में ही बख्तियार की कई सेना बह गए।
अब उस समय, अब इसके बाद भी बख्तियार खिलजी पूरे बंगाल का सेक्टर अपना ठीक ठाक कर करके, और उसके बाद असम के क्षेत्र में भी पृथ्वीदेव को हराया, उस साइड है। इसकी महत्वाकांक्षा अगर इतना ही रहता तो बिहार, बंगाल और असम का राजा बहुत वर्षों तक ही रहता। लेकिन अब सोचो कि लगातार 1303 में यहाँ, 4 में असम, 5 में असम तक के क्षेत्र जीत के, और अब तिब्बत हमला के लिए चल दी, और तिब्बत में मौसम खराब और वहां के राजा जब इसको खदेड़े तो बख्तियार खिलजी ऐसा हारा कि इसकी जबरदस्त तबीयत खराब हो गई, और इसी का सेनापति अली मर्दान, उसको लगा कि इसके फेर में रहेंगे तो हमेशा लड़ते ही जीवन गुजारे, इसीलिए इसका तबीयत ऐसे भी पहले से खराबे रह रहा है, इसको बढ़िया से शिफ्ट ही कर देते हैं। और इसीलिए मात्र 3 साल बख्तियार खिलजी राजा रहा, केवल 3 साल, 1203 से लेकर 1206, और 1206 में उसी के सेनापति अली मर्दान ने इसकी हत्या कर दी। और जब बख्तियार खिलजी की हत्या किया, बाकी सरदार फौर में है, अली मर्दान को धर रहा। अब अली मर्दान डर से दिल्ली भागे, और दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक इस समय राजा था। बख्तियार खिलजी नाम के लिए था कि हम कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन है, कोई पैसा नहीं भेजता, न ही किसी तरह से, खाली कहता कुछ, कहता जी आपके अंदर में है, बस भेजना कुछ नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक भी देख रहा था, तो वो उसी अली मर्दान का सपोर्ट किया और बंगाल का उसको हेड बना दी। लेकिन फिर देखोगे कि इसी में बख्तियार खिलजी के कुछ जो परम मित्र थे, परम सहयोगी थे, वो लोग अली मर्दान की हत्या कर देंगे कि इसका हत्यारा है, इसको राजा बनने नहीं देंगे, और बंगाल की एक नई कहानी शुरू होगी। तब गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक डायरेक्ट हमला नहीं किया। उसके बाद पहला राजा है इल्तुतमिश, ये पहली बार बिहार पे आक्रमण किया। तो क्वेश्चन पूछेगा, बिहार पर आक्रमण करने वाले पहला सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश। सुल्तान देगा तो इल्तुतमिश। पहला तुर्क कौन है? बख्तियार खिलजी। अब यहीं से देखो सारी कहानी आपको लिखा हुआ है। अब इसी बात को हम लोग को चलना है, ध्यान दीजिए। अली मर्दान हमला, पृथ्वीदेव, सब कहानी आपको बताए। अब ये कहानी को क्योंकि डिटेल आपको सुना दी, नहीं तो सिर्फ इतना ही होता। बिहार शब्द कहां लिखा हुआ पहली बार? तबकाते नासरी। लेखक कौन है? मिनहाज सिराज। तो अब सुन लीजिए, हम लोग का पूरा अब इसमें बिहार में तुर्क और पूरा सल्तनत काल और पूरा अफगान, इतना बिहार स्पेशल में कल निकालें। कल एक सूचना भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, सुन लीजिए। इधर तो चूंकि ध्यान दें, बोरिंग रोड क्लासेस प्रारंभ हो गया, लेकिन तो थोड़ा उपेंद्र सर की तबीयत अस्वस्थ हो गई, वो आ नहीं पाए, उनको आज ही आना था। तो हमारा बोरिंग रोड क्लास कल भर नहीं आएंगे, परसों आ जाएंगे। तो परसों आने के बाद फिर शेड्यूल हमारा थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए 11 तारीख का टाइम भी दिया। 11 तारीख से हमारा क्लास अपने 4 घंटा हो, मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरू करेंगे, सब धुआंधार निकालना जरूरी है, इसलिए 4 घंटा नॉन स्टॉप रहेंगे। तो अब हमारा लोड भी थोड़ा कम जाएगा उपेंद्र सर के डिपार्टमेंट में। मेंस बैच भी दे देंगे, नया पीटी बैच भी दे देंगे। कल से एक और बात है, कल 10 तारीख को पहले से अनाउंस है 69th पीटी का न्यू बैच। तो कल 69th पीटी का न्यू बैच कल से प्रारंभ हो जाएगा। तो कल से ध्यान दीजिए, उनके बैचेस अपना स्लो स्पीड में धीरे-धीरे चलते रहेंगे। केवल कल उम्मीद है कि केवल हम लेंगे, उसके बाद उपेंद्र सर के डिपार्टमेंट कर देंगे। उनका टाइमिंग जो है मॉर्निंग समय जाएगा। उपेंद्र सर शुरू में सुबह यहां पर आ लेंगे, फिर बोरिंग रोड चले जाएगा। हमारा नॉन स्टॉप आपके साथ अभी चलते रहेगा, 10-15 दिन हम कहीं नहीं जाएंगे, बोरिंग रोड वही क्लास देते रहेंगे। फिर उसके बाद हमारा शिफ्टिंग अपना लगेगा। तो कल इसमें 69th पीटी में जो भी नए बच्चे होंगे उन लोग को सूचना जानकारी दे दोगे। 4 से 5 उन लोग को 1 घंटा कल पढ़ाएंगे। कल से शुरू करते रहे, जो टाइम दिया हुआ है पढ़ाने से उनके अंदर भी होगा कि पढ़ा क्यों रहे हैं, तो इसलिए उन लोग को कल से शुरू हो जाएगा बिहार दरोगा और 69 पीटी का बैच। आप लोग का 5 से 7:30 जैसे है पीटी वैसे ही रहेगा। मेंस बैच कल भर नहीं है, परसों से उपेंद्र सर आएंगे, तो मेंस और पीटी दोनों उनके डिपार्टमेंट में चलते रहेगा। हमारा क्लासेस 4 घंटे के शेड्यूल में सेट हो जाएगा। तो कल आपका पीटी का यही सेम रूटीन। न्यू बैच 69 है, 5 बजे बोले, 4 से 5 कर लेते, 5 से 7 चुके। हम अभी चाह भी नहीं रहते 69 शुरू हो, मैंने उपेंद्र सर आए और उनका मेन बैचेस अभी नया लग रहा था, इसलिए कर लिए। नहीं तो हम तो एक बैच लगभग लास्ट ही करते तो दूसरा शुरू करते हैं, तो इसलिए। लेकिन अभी हमारा उसमें क्लास भी कम होगा, अभी उपेंद्र सर का मेन क्लास होगा, उसमें हमारा क्लास जो है आप लोग में लगभग लास्ट पहुंचा देंगे, तब उधर शुरू हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अब समय आ गया है इसमें। कल से हम लोग थोड़ा सा, कल के बाद परसों से थोड़ा लय बनाएंगे, और फिर जब लय सुरताल बन गया ना, तो फिर आराम से आप ही कहोगे कि जी अब एकदम लग रहा निकल जाएगा। तो 11 के बाद सुरताल बना लेंगे, तो फिर अपना स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आज अभी क्लास आपका यहीं तक।